हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच चैनल में। आज हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन हमें पीजीटी नेट एग्ज़ाम में और फिर एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम सभी में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाने वाले हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट 50 भी आने वाला, उसमें भी हेल्पफुल होगा। परंतु ये क्वेश्चन जो है एमएड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका एग्ज़ाम कल है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आज हम लोग कुल मिला के 100 क्वेश्चन देखेंगे, तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहला है, औसत बुद्धि वाले व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो वो 80 से 100 के रूप में जानी गई है। वैसे बीएचयू वाले एग्जाम में 100 को सही माना है। अगला है कि अधिगम क्या है। तो अधिगम जो है तुलनात्मक रूप से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है। क्या है वो? स्थायी परिवर्तन है व्यवहार में, वो अधिगम कहलाता है। मान लीजिए किसी दवा के कारण किसी के व्यक्ति में व्यवहार परिवर्तन, या कोई नशीली चीज़ लेता है तो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन, तो वो अधिगम नहीं कहलाती है। अधिगम क्या होती है? वो स्थायी परिवर्तन अधिगम होता है। अगला है कि किस में पुनर्बलन की भूमिका अत्यंत सार्थक होती है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिफोर्समेंट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित नहीं है। सॉरी, यहाँ पे नहीं लिखना था, ये गलती से रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया था कि नहीं है। तो कौन है वो? रविन्द्रनाथ टैगोर है। इससे जुड़ा कौन है? इससे जुड़ी है एनी बेसेंट। अगला है कि गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना मॉडल, एसआई मॉडल में कितने तत्व हैं। तो कुल मिला के 180 तत्व हैं। फिर डैश छठवां है, डैश केंद्रीय मान के दोनों ओर के आंकड़ों का प्रसरण मापक है। तो कौन मापता है? मानक विचलन दोनों ओर को मापता है। अगला है सृजनशीलता को विकसित करने में सहायक विधि है। तो कौन सी विधि है? ब्रेन स्टॉर्मिंग, मानसिक उद्वेलन जो है सृजनशीलता को बढ़ावा देती है। आठवां है शिक्षा करती है। तो शिक्षा क्या करती है? शिक्षा संस्कृति का संरक्षण एवं उन्नयन करती है। किसका करती है? संस्कृति का संरक्षण व उन्नयन करती है। अगला है प्रकृति की ओर लौटो, किसने बोला है? रूसो ने बोला है। पबज्जा किससे संबंधित है? बौद्ध विहार में प्रवेश के लिए से संबंधित है। वर्धा योजना जो है, वर्धा योजना गांधी जी ने शुरू की थी 1937 में। मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई है? तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में शुरू हुई है 15 अगस्त को, लेकिन नामांकन में वृद्धि हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब मूल उद्देश्य मिड डे मील योजना की नामांकन में वृद्धि करना है। अगला है कि परम शून्य किस में होता है। तो परम शून्य जो है रेशियो लेवल या अनुपातिक लेवल में होता है। आभासी शून्य किस में होता है? तो वो अंतराल मापन के अंतर्गत आता है आभासी शून्य। 15वां है किशोरावस्था तूफानी व तनावपूर्ण अवस्था। ये किसने कहा था? तो स्टेनले हॉल ने कहा था। और उसके बाद है अगला जो क्वेश्चन है वो है, और जो अगला क्वेश्चन है वो है कि जिसका मध्यमान 10वां जो है उसका 10वां है रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट किससे संबंधित है? तो ये हमारा व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। अगला जो है वो है, एक मिनट, ये अब सही है। अगला जो है कि रोसार्क इंक ब्लॉक टेस्ट किससे संबंधित है? तो व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। 17वां है जिसका मध्यमान होता है 0 और मानक विचलन 1 होता है। वो क्या होता है? वो जेड स्कोर में हमने देखा था कि मध्यमान हमेशा m बराबर इसका 0 था और एच डी हमेशा 1 आती है। तो इस तरीके से इसका आंसर जेड हो जाएगा। 18वां है कि नैतिक मूल्य दर्शन से संबंधित है। तो किससे संबंधित है नैतिक मूल्य दर्शन? तो मूल्य मीमांसा से संबंधित है। डेलर्स रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित शिक्षा के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? इसे एडगर डेल ने दिया था, जिसको डेलर्स रिपोर्ट भी बोलते हैं। तो इसका था जो 4 स्तंभ था वो लर्निंग टू, सबसे पहले है लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्न और लर्निंग टू लिव
टुगेदर। ये 4 तो है लेकिन इसका सही क्रम नहीं है। सबसे पहला इसका इसका था लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्न और लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये चारों स्तंभ इसके आते हैं डेलर्स आयोग के। 20वां है मोड, बहुलांक बराबर क्या होता है, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन जो है मोड होता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछा है ये फॉर्मूला, तो ये ध्यान से रखिएगा। 21वां प्रयोजनवाद विश्वास करता है, तो किसमें विश्वास करता है प्रयोजनवाद, परिवर्तनशील मूल्यों में विश्वास करता है। 22वां है दिमागी बहिर्गमन, ब्रेन ड्रेन का अर्थ है, तो क्या ब्रेन ड्रेन का अर्थ है, उसका अर्थ है शिक्षित एवं सक्षम लोग अधिक अच्छे अवसर और आर्थिक लाभ पाने के लिए दूसरे देश में चले जाते हैं। वो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बच्चा IIT वगैरह किया और वो ढेर सारे पैकेज में करोड़ों का पैकेज मिल रहा है, तो वो इंडिया छोड़ करके बाहर चला जाता है, वहाँ के लिए काम करता है। तो इंडिया में यूं ही मतलब जो विकास होना था इंडिया का नहीं हो पाया, वो जाकर तो दूसरे देश की सेवा कर रहा है, तो यही ब्रेन ड्रेन है। उसके बाद है 23वां रूसा का फुल फॉर्म राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रमसा का फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। अगला है कि 25वां कोठारी कमीशन का शीर्षक क्या है, तो कोठारी कमीशन का शीर्षक है शिक्षा व राष्ट्रीय विकास, कोठारी कमीशन का शीर्षक था। ये 64 आया था। इसे कोठारी कमीशन को ही जो है ये तीनों स्तरों से संबंधित थी, शिक्षा के तीनों स्तर से, प्राथमिक माध्यमिक उच्च तीनों से संबंधित थी। इसके बाद है कि 26वां कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जन्मदाता हैं। 27वां अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, तो अधिगम सिद्धांत से पावलो संबंधित है, टॉलमैन और गुथरी संबंधित है, जबकि रोजर्स व्यक्तित्व से संबंधित होते हैं। अब जान लेते हैं पावलो ने क्या दिया। पावलो ने शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया, टॉलमैन ने चिन्ह सिद्धांत दिया, गुथरी ने जो है समीपता अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। और ऐसे ही एक और है कोल्ब ने वो एक्सपीरियंस लर्निंग की थ्योरी दी थी। ऐसे ही एक है सामाजिक अधिगम के सिद्धांत, ये बंडूरा ने दी थी। इसी प्रकार ही सब लोगों ने दिया था। और ट्रायल एरर का हम लोग जानते ही हैं कि वो भूल एवं प्रयास से सीखना, ये थॉर्नडाइक की है, इसमें बिल्ली और मछली वाला है। अगला है कि 28वां संबंधित है, 28वां जो है आत्मन से, 28वां जो है रोजर्स संबंधित है किससे, आत्मन से। और इसके बाद है अगला MMPI संबंधित है, तो MMPI जो है व्यक्तित्व परीक्षण आकलन से संबंधित है। इसका फुल फॉर्म जो है मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। क्या है, मिनीसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री है। बच्चे में भय प्रवृत्ति लाया जा सकता है, तो किसी बच्चों को किसी चीज़ से डराना है, गलत कार्यों से या कुछ से, तो वो अनुबंधन द्वारा हम लोग हटा सकते हैं। उसके बाद है 31वां अतार्किक भय क्या कहलाती है, तो अतार्किक भय फोबिया कहलाती है। 32वां यथार्थवाद के निकट कौन है, तो यथार्थवाद के निकट सांख्य हैं। उसके बाद है 33वां सांख्य दर्शन जो है सत्यार्थवाद से संबंधित है। 34वां है बौद्ध धर्म से त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूछ देगा त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 35वां वेदांत पूछेगा अष्टांग योग किससे संबंधित है, तो ये वेदांत से संबंधित है। ज्ञानवाद किससे संबंधित है, तो ज्ञानवाद तत्वमसी से संबंधित है। त्रिपिटक जो है किससे संबंधित है, तो ये बुद्ध भगवान से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। और इसमें क्या है, राजगृह में प्रथम संगति के दौरान बुद्ध द्वारा जितने दिए गए उपदेश है वो सारे त्रिपिटक के रूप में संकलित हैं। अब जान लेते हैं त्रिपिटक कौन कौन से हैं, तो पहला विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। ठीक, अब इसमें आया कि जो विनय पिटक है वो किससे संबंधित है, तो विनय पिटक जो है बुद्ध भगवान के
बुद्ध धर्म संघों के जो नियम हैं, जो विहार बने थे, मठ बने थे, उनके नियम जो है वो विनय पिटक में संकलित हैं कि वो कैसे क्या करेंगे, क्या उनका खान पान रहन सहन कैसा व्यवहार होगा, वो सब चीज़ें जो है विनय पिटक में है। कि एक बौद्ध भिक्षु को किस प्रकार से विनय से रहना है, वो विनय पिटक में हो गया। अब सुत्त पिटक में है, सुत्त पिटक में इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि विनय पिटक जो बौद्ध भिक्षु हैं उनको किस प्रकार से रहना है, विनय पूर्वक रहना है। तो उनके व्यवहार के साथ था तो विनय, तो बौद्ध धर्म में कैसे लोग रहेंगे, एकदम विनय पूर्वक। तो ये बौद्ध धर्म के नियम से हो गया, ठीक। और दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त से मतलब सुनने में आ रहा है ना, सु से सुनना, तो ये बौद्ध भगवान से संबंधित जितने भी कथन हैं या कहानियाँ हैं जो हम लोग सुनते हैं, वो किस में है, सुत्त पिटक में। अब बचा अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म जो धर्म को मानने वाले हैं वो लोग बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, तो दार्शनिक और गूढ़ रचना जो चर्चा है वो सब अभिधम्म पिटक में आएगी। तो सिंपल हो गया कि विनय पिटक में जो रहन सहन करना है संघ में वो विनय पूर्वक, वो हो गया सुत्त पिटक। जो हमने कथाएं व संवाद सुने थे वो सुत्त पिटक में। अभिधम्म में धर्म की बातें जो होती हैं बड़ी बड़ी दार्शनिक, वो हो गई, ठीक। तो ये तीनों हो गए आपके त्रिपिटक जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है 38वां है 1781 में क्या हुआ था, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। अगला है कि 1791 में क्या है, तो 1791 में बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई है, किसके हाथों, लॉर्ड वेलेस्ली के हाथों, सॉरी। और फिर इसके बाद है कि बनारस, अगला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट कब आया, तो सॉरी ये गलत हो गया क्या, शायद 1813 है, सॉरी ये 1813 है, यहाँ पे होना चाहिए था। 1813 में चार्टर एक्ट आया था, 1813 में चार्टर एक्ट आया था जिसके कारण वो प्राच्य पाश्चात्य विवाद हुआ था, तो ये 1813 होगा, ये गलती से 1713 हो गया। फिर 1830 से 35 तक ये कौन आया था, ये मैकाले मिनट्स आया था विलियम बेंटिंग के टाइम में। अब आया 1837, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम मान किस में लिया गया है, ये 37 में। मैकाले ने इसमें संस्तुति की कि अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए शिक्षा का, और 37 में उसको अप्लाई भी कर दिए थे, ठीक। अब 43वां है कि 1854 में वुड डिस्पैच कब आया था, तो 1854 में इसने माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा देने की बात कही थी। अब आया 43वां कि 1857, तो 1857 में ब्रिटेन सरकार ने क्या क्या किया, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की है, मद्रास और बम्बई, 3 तो बड़े बड़े स्कूल खोले थे। इसके तहत इन लोगों को, हम लोगों के यहाँ से जो क्लर्क चाहिए थे उनका उत्पादन करने के लिए इन्होंने 3 बड़े बड़े स्कूल खोले, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। उसमें मुंबई की जगह बम्बई था। ये कब हुआ, 1857। अब 44वां क्वेश्चन पे जाते हैं, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जो है ये 1888 वाला, कि हंटर कमीशन किसने जो है किसने हाई स्कूल को 2 भागों में बांटा है, तो हाई स्कूल को 2 भागों में बांटा है, उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में, कि जो बच्चे अच्छे होंगे उनको उच्च शिक्षा में भेजेंगे, नहीं तो व्यावसायिक शिक्षा देकर उनको काम दे देंगे, ये हंटर कमीशन ने बोला है। अब 45वां है, प्राइवेट स्कूल खुलने का कारण कौन माना जाता है, तो हंटर कमीशन ने बोला था कि शिक्षा को जो है जमीनीकृत या फिर स्थानीय निकायों को सौंप देना चाहिए। तो अब प्राइवेट स्कूल खुले किसके माध्यम से, हंटर कमीशन इसका महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अब है 1876 में कौन आया, तो 1876 में ऑल इंडिया सर्विस कमीशन आया था, IES आया था, किसमें, 1876 में। अब किसके अनुसार हम की भावना होनी चाहिए समुदाय या समाज में, तो बोगार्डस के अनुसार है ये कि हम की भावना होनी चाहिए। अगला है कि मोरल जजमेंट आर परस्क्रिप्ट, ये किसने लिखा है, तो ये RM हेयर ने लिखा है, RM हेयर ने ये लिखा है। अगला जो है क्लास्ट्रोफोबिया संबंधित है, तो क्लास्ट्रोफोबिया किससे संबंधित है, तो ये बंद स्थान से क्लास्ट्रोफोबिया संबंधित है। 50वां मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 51वां कि व्यक्तिगत मनोविज्ञान जो है किसने दिया, तो अल्फ्रेड एडलर ने व्यक्तिगत मनोविज्ञान दिया है।
क्वेश्चन नंबर 52 कि होमियोस्टेटिस शब्द दिया है, तो किसने दिया है होमियोस्टेटिस शब्द? तो ये दिया है W.B. केनन ने, ये आपको दिया है होमियोस्टेटिस शब्द। अब आते हैं कि गेस्टॉल मनोविज्ञान कहाँ आया? तो गेस्टॉल मनोविज्ञान जर्मनी में सबसे पहले बात की गई थी। अब ये 54वां है, रॉबर्ट गैकनी कहाँ से संबंधित है? तो वो अमेरिका से संबंधित है। अब फिर है दीवा स्वप्न 55वां कि दीवा स्वप्न किसकी रचना है? तो ये गीजूभाई की है। गीजूभाई ने किस चीज़ से शिक्षा का प्रारंभ माना है? तो वो पठन से माना था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक कौन है? तो वर्तमान निदेशक या डायरेक्टर ऋषिकेश सेनापति आर सेनापति हैं। 57 क्वेश्चन कि एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जो एनसीईआरटी का अध्यक्ष पदेन रूप से एमएचआरडी मिनिस्टर होता है। 58 क्वेश्चन नंबर 1916 में क्या स्टैब्लिश हुआ था? तो 1916 में बीएचयू व मैसूर विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। वन लाइनर क्वेश्चन है इसमें, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये बीएचयू की स्थापना जो है मैसूर व विश्वविद्यालय में हुआ था। बीएचयू व मैसूर विश्वविद्यालय में किसके हाथों हुआ था बीएचयू की स्थापना? वो शिलान्यास लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा हुआ है। किसके हाथों से इसका शिलान्यास हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। और किस दिन हुआ था? बसंत पंचमी के दिन। इसीलिए बीएचयू अपना जो है स्थापना दिवस बसंत पंचमी के दिन मनाता है धूमधाम से। यहाँ झांकी वगैरह निकलती है। 59 क्वेश्चन नंबर 1917 में किसकी स्थापना हुई थी? तो पटना विश्वविद्यालय की 1917 में स्थापना हुई थी। 1918 में क्या है? उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है अलीगढ़ में, ठीक, और जो कि बाद में 1935 में हस्तांतरित हो गई है। अब अगला है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की कब स्थापना हुई? तो लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुई है। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को माना था। सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के लेखक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो गोखले जी ने की है। अगला क्वेश्चन है 65वां कि 23वें जैन तीर्थंकर थे, तो कौन थे 23वें जैन तीर्थंकर? तो पार्श्वनाथ थे। और सबसे बड़ी बात ये वाराणसी से जुड़े हुए हैं। इनका जो चिन्ह है वो है सर्फ फंड। अगला क्वेश्चन है 66वां, जैन तीर्थंकर और 3 चिन्ह कौन कौन से हैं? तो कुछ जैन तीर्थंकरों को देख लेते हैं, जैसे नेमिनाथ है उनका कमल है, मल्लीनाथ है उनका कलश है, शीतलनाथ है उनका कल्पवृक्ष है, ऋषभदेव है, ओ सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ऋषभदेव का सांड है, मतलब कि वो जो ऋषभदेव का सांड है। अगला है यामिनी। यामिनी किससे संबंधित है? तो यामिनी शब्द जैन संप्रदाय से संबंधित है। अगला 68 का सिराजे हिंद कहा गया है। किसको सिराजे हिंद कहा गया है? तो जौनपुर को सिराजे हिंद कहा गया है। और जौनपुर में एक अटाला मस्जिद भी है, झंझरी मस्जिद भी प्रसिद्ध वाली है। जौनपुर को किसने बसाया था? तो जौनपुर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। और इसने फतेहाबाद, हिसार और फिरोजाबाद को भी बसाया था। अगला है कि 70वां भारत में फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी कहा जाता है। ये अगला है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट किसको कहा जाता है? तो विलियम जेम्स को कहा जाता है। विश्व में पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1879 में लिपजिंग में हुई थी। 73 क्वेश्चन, भारत में पहली प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1976 में कलकत्ता में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन 74, मिड डे मील योजना उच्च प्राथमिक में कब शुरू हुआ? तो ये 2009 में शुरू हुआ था मिड डे मील योजना। और जब पूछेंगे कि प्राथमिक स्तर पे कब हुआ, तो ये आपका 15 अगस्त 1995 में हुआ था अन्नपूर्णा योजना के नाम से। फिर है 75 द सेकेंड सेक्स। द सेकेंड सेक्स जो है किसकी रचना है? तो द सेकेंड सेक्स सिमोन
दी बुआ की रचना है। अरे इसको याद करना सिंपल सी बात है, बुआ जो हमारी हैं उनका ये बुक का नाम है। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान बुक की किसकी रचना है? तो थॉर्नडाइक की रचना है। और अगला है ड्यूलिस्टिक आदर्शवाद के प्रतिपादक कौन है? तो ड्यूलिस्टिक आदर्शवाद के प्रतिपादक हीगल हैं। 77 क्वेश्चन नंबर, बच्चों की प्रकृति व रुचि को महत्व देता है, तो कौन देता है? प्रकृतिवाद देता है। अगला है 78, फादर ऑफ आइडियलिज्म किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो को बोला जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन नंबर, कौन सा ईश्वर में विश्वास नहीं करते? तो ये लोग प्रकृतिवाद के लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, बल्कि पदार्थ को ये लोग सत्य मानते हैं, तो ये प्रकृतिवाद का आंसर हो जाएगा। अगला है 81वां 81 क्वेश्चन नंबर, आदर्शवाद मानता है, तो आदर्शवाद इंडिविजुअल और सोसाइटी को दोनों को मानता है। अगला क्वेश्चन है आदर्शवाद का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि उद्देश्य, इसके सबसे महत्वपूर्ण है, इन्होंने उद्देश्य पर बहुत जोर दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रकृतिवाद किसको मानता है महत्वपूर्ण? तो प्रकृतिवाद पदार्थ को महत्वपूर्ण मानता है। अगला क्वेश्चन, थ्योरीज ऑफ आइडियाज रचना है, किसकी रचना है थ्योरीज ऑफ आइडियाज? तो ये प्लेटो की रचना है। आदर्शवाद के प्रणेता भी इनको माना जाता है। तो इन अन्य आदर्शवाद में क्या होता है? ढेर सारी बातें तो होती हैं, आदर्श की बातें। तो थ्योरी ऑफ आइडियाज तो ये किसकी हो गई? प्लेटो जी की। अगला क्वेश्चन है अनेकांतवाद, अनेकांतवाद या स्यादवाद, जिसमें बोलते हैं ना कि सत्य है, सत्य नहीं भी है, शायद कुछ सत्य है कुछ नहीं भी है, सत्य हो भी सकता है नहीं हो सकता, मतलब 7 स्टेप होते हैं स्यादवाद में। वो एक प्याज की शक्ल को खोल की तरह ये लोग उतारते जाते हैं और एकदम सत्य के निकट पहुंचने का प्रयास करते हैं, तो इसको स्यादवाद कहते हैं। और ये बहुत फेमस है। तो किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। निग्रंथ, जो निग्रंथ है वो किससे संबंधित है? तो वो जैन धर्म से संबंधित है। अगला है कल्पसूत्र, कल्पसूत्र किसकी रचना है? तो भद्रबाहु की है। और ये किससे संबंधित है? जो जैन धर्म से है। इसमें ये कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी हुई है? तो प्राकृत भाषा में लिखी हुई। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन गया कि कल्पसूत्र किससे संबंधित है? जैन धर्म से। कल्पसूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। अब ये कल्पसूत्र किस भाषा में लिखी हुई है? तो प्राकृत भाषा में। अब अगला है कि 14 पूर्व किससे संबंधित है? तो 14 पूर्व जैन धर्म के प्राथमिक नियम सिद्धांत वर्णित जो निग्रह और आगमन है सबसे उससे संबंधित है। ये पूर्णकालिक एक ग्रंथ है। अगला है गायत्री मंत्र, कहाँ मिलता है? तो हम लोगों को गायत्री मंत्र ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो है 18वें मंडल में 1028वां जो सूत्र है वो गायत्री मंत्र का है। और गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी में हुआ है, ऋग्वेद में ही। अगला है कि इसका था कि 18 मंडल और ऋग्वेद में 10 और 28 सूत्र हैं। और इसके बाद है मैत्रेयी संहिता का संबंधित है। तो मैत्रेयी संहिता जो है यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद किस लिखा गया है किस भाषा में? तो गद्य और पद्य में। एक अकेला ऐसा ही वेद है जो कि दोनों गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। अब वेद से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसके कारण ये चार्ट बनाना पड़ा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में जो है तथ्य जो है स्रोत व प्रार्थनाएं मिलते हैं। ऋग्वेद में क्या मिलता है? स्रोत और प्रार्थनाएं मिलते हैं। सबसे पहले कि इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो सबसे पुराना जो है वेद वो ऋग्वेद कहलाता है और सबसे बाद वाला अथर्ववेद कहलाता है। ठीक। और कभी कभी पूछता है इसको क्रम से लगाइए, तो सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद ये हो गए। अब ये एक क्वेश्चन, हमारे 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया। अब पूछता है कि ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में स्रोत व प्रार्थनाएं हैं और इससे संबंधित ये ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो ये कौशिकी एवं ऐत्रेय ग्रंथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। अब इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं? होत्री बोलते हैं। अब यजुर्वेद में क्या संबंधित है? यजुर्वेद में जो है कर्मकांड व स्रोत से संबंधित है। इसमें आपका तैत्तिरीय उपनिषद और शतपथ है। तो जो है
वो जब वैदिक काल में विदाई होती है, जैसे कि हम लोग के यहाँ दीक्षांत समारोह होता है, उसी तरह उसमें भी एक समारोह रोह होता है जो दीक्षांत समारोह की तरह, उसका वर्णन तैत्तिरीय उपनिषद में ही मिलता है। और शिक्षा का अर्थ वाला जो शब्द मिलता है वो कहाँ से मिलता है, वो भी तैत्तिरीय उपनिषद से ही मिलता है। और इसके जो पुरोहित हैं वो अर्धव्यू कहलाते हैं। अब आता है सामवेद। सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है। सामवेद मतलब ना वो वेद होता है जिसमें कि संगीत, यहाँ से स दोनों मिल गया, सामवेद संगीत। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि सामवेद संगीत में स्रोत से संबंधित है। और इसमें पंचविश और जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है। और इसका उद्गम जो पुरोहित होता है उसका नाम उद्गम पुकारते हैं, उद्गम के नाम से पुरोहित को पुकारते हैं। अगला है कि अथर्ववेद में क्या है, तो अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, वशीकरण, वो चिकित्सा व जड़ी बूटी से संबंधित है। जो चिकित्सा वाली बातें होती हैं ना कि प्राचीन काल की जो चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद वगैरह, तो ये अथर्ववेद में ही मिलती है। और इसके बाद इसको ब्राह्मण ग्रंथ इसका क्या है, तो गोपथ है। और इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है। और इसमें जो पूछेगा ना तो उसमें से महत्वपूर्ण पहला वाला पूछ सकता है तैत्तिरीय, और गोपथ आया है इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल सा छोटू सा है, तो छोटू सा है तो याद कर लेते हैं हम लोग भी। अर्थवेद सबसे छोटा है तो इसलिए गोपथ भी इसका ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे 92 वाले क्वेश्चन पे। तो 92 का क्वेश्चन जो है वो है मल्टीमीडिया प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू हुआ था। तो ये जो है तृतीय पीढ़ी के में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। और AXIF क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और इसके बाद है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर का हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, और जो कंप्यूटर को चलाता है उसको एप्लीकेशन बोलते हैं, जो हार्डवेयर को नियंत्रित करता है उसको वो बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो कि सिस्टम को संभाले। अगला है आगमन तर्क में पूर्वकल्पित है, तो इसमें जो है प्रकृति की समरूपता जो है वो आगमन तर्क में सम्मिलित होती है। अगला है कि 96 शोध डिजाइन की विशेषताएं हैं, तो शोध डिजाइन की सबसे बड़ी विशेषताएं की योजना का उसमें निर्माण किया जाता है पहले, फिर न्यायाधर्ष या पॉपुलेशन क्या होगा वो, और टूल जो निर्मित होता है वो उनका वर्णन होता है। अब अगला है 97 में कि शोध पद्धति में स्वतंत्र चर का शिक्षक केंद्रित, सॉरी ये गलत हो गया क्वेश्चन है, ये हमने गलत इसको कट कर दिया था, ये रिसर्च वाला क्वेश्चन हो जा रहा था कि शिक्षक केंद्रित दर्शन है। तो शिक्षक केंद्रित कौन सा दर्शन है, आदर्शवाद शिक्षक केंद्रित दर्शन है। 98 अनुभव की पुनर्संरचना पे बल देता है, तो अनुभव की पुनर्संरचना पे कौन बल देता है, तो अनुभव की पुनर्संरचना पे प्रयोजनवाद बल देता है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का उपदेश दिया था, जैन धर्म का प्रथम उपदेश जो है महावीर जी ने कहा दिया था, तो वैशाली में दिया था। ये क्वेश्चन नेट में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विद्यालय को जीवित प्रयोगशाला कहा है, किसने कहा है, तो प्रयोजनवाद ने। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए या फिर ये PDF डाउनलोड वाला चाहिए तो आप हमारे ग्रुप चैनल जो टेलीग्राम चैनल है वे टू बी एच उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही हम ये बताना चाह रहे हैं कि यदि आप एग्ज़ाम देने चाहते हैं तो वहाँ पर आप माइनस मार्किंग कम से कम कीजिएगा। और दूसरी बात कि वहाँ पे आपको CBT में प्रश्न ऑप्शन जो मिलेंगे उसमें आप एक बार पूरी तरीके से मतलब जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा और पूरा करते जाइएगा लास्ट तक। फिर उसके बाद एक ही क्वेश्चन पे नहीं पकड़ के बैठ जाएगा और फिर उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में दोबारा पढ़ते हुए जो डाउट वाले क्वेश्चन हैं उनको हल कीजिएगा। माइनस मार्किंग कम से कम करने का प्रयास कीजिएगा, डरिएगा नहीं, अपना पूरा दीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।